हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो लिंक करता है जुडिशियल मिसकंडक्ट के साथ। ये एडिटोरियल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर हम बात करें तो रिगार्डिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज वेल एज जुडिशरी जिस तरह से अकाउंटेबल है और ट्रांसपेरेंसी को लेकर जुडिशरी में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। प्लस प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को लेकर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से इम्पीचमेंट रहती है, या फिर अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की और रिमूवल की। तो इस वजह से जो है वो एडिटोरियल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो इनिशिएटिव्स है रिगार्डिंग करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके, उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो कोशिश कर हमें ये करनी है कि सबसे पहले जो जिस्ट होती है या जो समरी होती है हमें उसको पढ़ना है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए एडिटोरियल के रिगार्डिंग, एडिटोरियल को किस तरह से पढ़ा जा सकता है और एडिटोरियल में लिखा गया है। तो क्या होगा कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बन जाएगा। जब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा तो उससे हमें एक हेल्प मिलती है कि हमें जो है वो कंसेप्ट जो एडिटोरियल में मैंशनड है, जो आइडिया जो है वो जो आइडिया एडिटोरियल कन्वे कर रहा है वो हमें इजीली समझ आएगा, हम जो है वो प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमने एडिटोरियल को एक दो बार पढ़ लिया उसके बाद हमें उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बहुत बड़ी हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ पढ़ा फिर उसको लिख लिया कि इसमें क्या कहा गया है। हमें ऐसा नहीं करना है। जब हमें पहले पूरा एडिटोरियल पढ़ना है देन उसके बाद हमें एक समरी जो है वो लिखनी है। अगर हम वो समरी को लिख पाते हैं तो फिर जो हमारा एडिटोरियल है उसको हम 30% के अंडर कवर कर देंगे, यानी कि 1/3 में जो है वो पूरा जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो शुरुआत हमें जिस्ट के साथ करनी है, पहले जिस्ट को पढ़ना है, देन उसके बाद एक दो बार एडिटोरियल को पढ़ना है और उसके बाद फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। जब हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो जो पॉइंट्स हमने पहले कभी किसी और एडिटोरियल में पढ़े होंगे रिलेटेड टू द टॉपिक, वो हम फिर जो अभी इस टाइम पे हम समरी लिखेंगे इस एडिटोरियल के रिगार्डिंग, तो फिर वो पॉइंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होंगे और यही जो है वो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना। तो शुरुआत करते हैं। और ये एडिटोरियल न्यूज़ में क्यों है अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो है वो अगर हम बात करें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का नाम है इन हाउस कमेटी। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट लगे हैं अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा के जो स्टोर है वहाँ पर उसमें जो है वो फायर इंसिडेंट हुआ और फिर वहाँ पर जो है वो कुछ पैसे जल गए। ठीक है, जले हुए नोट यहाँ पर मिले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे, तो उसके रिगार्डिंग फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो एक इन हाउस कमेटी जो है वो अपॉइंट हुई है। तो अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एक तो मिसकंडक्ट हो गया और दूसरा इन हाउस कमेटी। तो यहाँ पे रिसेंट इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अभी जो है वो चीफ जस्टिस है और फिर 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो पूरा जो है वो केस को एग्जामिन कर रही है। तो हमारे लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ इन हाउस इंक्वायरी कमेटी। ये होती क्या है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इन हाउस जो इंक्वायरी कमेटी है ये जनरली जो है वो तब अपॉइंट की जाती है, तब इसको अपॉइंट करते हैं सीजीआई, जब जो है वो एलिगेशंस जो है वो जजेस के अगेंस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, या अगर हम बात करें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट जब एलिगेशंस लगेंगे तो दैन उस केस को डिस्कस करने के लिए जो है वो कमेटी अपॉइंटमेंट होगी और ये कमेटी के अपॉइंटमेंट सीजीआई करते हैं, जो हमें याद रखना है। और इसमें ये कहा जाता है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद जो एक्शंस क्या जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो एक्शन रहेगा उसको भी रेकमेंड करते हैं। अगर मिसकंडक्ट प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने गलती करी है या वो इन्वॉल्व है, तो उस केस में जज को आज क्या बोला जाता है कि आप रिज़ाइन कर दो। अगर वो नहीं रिज़ाइन करते तो फिर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है और जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है ये होती है पार्लियामेंट के पास पावर, और फिर फाइनल क्या होगा कि पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद इन प्रोसेस क्या रहती है? तो देखो सबसे पहले जो है वो कंसर्न हाई कोर्ट के साथ जो है वो प्रॉपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद केस को डिस्कस हो करेंगे सीजीआई, फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है कमेटी अपॉइंट करने की ज़रूरत है तो 3 मेंबर कमेटी होगी और इसमें यूजुअली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होते हैं। फिर उसके बाद कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर रिकमेंडेशन होगी, फिर उसके बाद फाइनल एक्शन रहेगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में इनिशिएट होगा और फाइनली रिमूव कर दिया जाएगा। बट इसमें चैलेंजेस है कुछ, जो ये इन हाउस कमेटी है इसमें कुछ चैलेंजेस रेज हो रहे हैं। पहला कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे पास्ट केसेस है उनके अकॉर्डिंग कि जब अगर जजेस गिल्टी है तो उन्हें जो है वो क्रिमिनल एक्शन जो है वो बच जाते हैं, फेस नहीं करना पड़ता।
ठीक है, इफ़ फाउंड गिल्टी हैव नॉट फेस्ड क्रिमिनल एक्शन, अभी तक कोई ऐसा क्रिमिनल एक्शन फेस नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये जुडिशरी का ही पार्ट है, और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, लाइक जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यूके में है, तो वैसा ही ऑफिस जो हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए, और हमारे यहाँ पर ऑफिस नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। देन उसके बाद यहाँ पर कहा है कि जो हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको भी रिव्यू करना चाहिए, और हो सकता है कि उसको दोबारा से वापस लाया जाए विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, क्योंकि जो वर्मा जी है इनको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन ये जो अगर हम बात करें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसको 2014 में जो है वो सरकार लेकर आई थी 99th अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में जो है वो स्टक डाउन कर दिया कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर अगर हम बात करें जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको इफेक्ट कर रहा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक तो ये चैलेंज हो गया। उसके बाद कलीजियम सिस्टम, की जो कलीजियम सिस्टम है जो कि 3 जजेस केसेस से इवॉल्व हुआ था। पहला जज केस 1981, उसके बाद सेकंड जज केस हुआ था 1993, और थर्ड जो जज केस हुआ था 1998। तो 1998 केस में यहाँ पर कहा गया था कि कंकरेंस कंसल्टेशन है, और अगर हम बात करें वो कंसल्टेशन में प्लूरलिटी रहेगी, यानी कि 4+1 की रेशो रहेगी, 4 सीनियर मोस्ट जज और एक CJI जो रेकमेंड करेंगे नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 के अंडर होती है, और अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर तो आर्टिकल 127 के अंडर होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन विद द CJI, और जो गवर्नर होते हैं जिस स्टेट में जो है वो जिस स्टेट के हाई कोर्ट में जो है वो अपॉइंट करना होता है उस स्टेट के गवर्नर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। प्लस एट द एंड समरी की अगर हम बात करें तो CJI ने जो है वो इन हाउस इंक्वायरी जो है वो कमेटी अपॉइंट करी है अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। प्लस लेकिन यहाँ पर जो डिमांड की जा रही है वो ये की जा रही है कि एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, और कोलिजियम सिस्टम में भी जो है वो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।